हेलो फ्रेंड्स, हेलो मेरे प्यारे बच्चों। कैसे आप सभी को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन हब फॉर यू में आप लोग का मोस्ट वेलकम है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं लगातार आपके लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। प्यारे बच्चों, जो 10th बोर्ड के एग्जाम में 2025 में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सो प्यारे बच्चों, प्यारे फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिए। वो सभी बच्चों के पास पहुंच जाना चाहिए जो 2025 में 10th का एग्जाम देने वाला है। प्यारे बच्चों, ये मेरा स्टार्टिंग है, लेकिन अब से मैं कंटिन्यू 10th के लिए क्वेश्चन लेकर आने वाला हूं। 10th का पूरा तैयारी करवाने वाला हूं प्यारे बच्चों। तो मेरे फ्रेंड्स, मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। चलिए, तो मैं अब स्टार्ट करता हूं क्लास 10th के मोस्ट इंपोर्टेंट को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि बोर्ड एग्जाम 2025 मेरा टारगेट है। प्यारे बच्चों, आप भी अपने माइंड में टारगेट सेटअप कर ले और चलिए मेरे साथ जुड़ जाइए। आप लोग के लिए सबसे पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। प्यारे बच्चों, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको आंसर नहीं बताने वाला हूं, एक एक पॉइंट को आपको क्लियर करा के चलने वाला हूं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। ये रहा प्यारे बच्चों आपके लिए चार ऑप्शन। पहला है ऋणात्मक होती है, दूसरा है ऋणात्मक एवं धनात्मक होती है, तीसरा है धनात्मक होती है और चौथा शून्य होता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जवाब देते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। प्यारे बच्चों, चलिए आइए मैं आप लोगों को कॉन्सेप्ट सिखाता हूं। ये रहा प्यारे बच्चों क्या चीज, अवतल दर्पण। ये क्या रहा, अवतल दर्पण, है ना। और अवतल दर्पण की फोकस की बात करें, इसको क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, दर्पण का ध्रुव। और ये क्या है प्यारे बच्चों, मुख्य फोकस। ये क्या है, वक्ता केंद्र। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं बात करता हूं फोकस दूरी की। तो फोकस दूरी क्या होता है, तो ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाता है प्यारे बच्चों, फोकस दूरी कहलाता है। अब जरा ध्यान देंगे, मैंने ची प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कराया है, या अभी से हम ची प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं। ये आपको ऐसे कर देने हैं। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, यहां ये हो गया आपका ध्रुव जो कि मूल बिंदु में काम कर रहा है, और इधर से ऊपर की तरफ जो ली गई दूरी होती है वो धनात्मक होती है। इस तरफ की दूरी धनात्मक होती है, इस तरफ की दूरी ऋणात्मक होती है। अब प्यारे बच्चों, सबको दिख गया होगा कि आंसर क्या आने को है। मेरा जो फोकस दूरी होता है वो इस तरफ होता है, और इस तरफ की दूरी क्या है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक है। तो ये आप लगा दीजिए ऋणात्मक में टिक, है ना। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है तो प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, ऋणात्मक होंगे। बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग सीखेंगे, ऋणात्मक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, आइए आप लोग के लिए दूसरा क्वेश्चन। ये रहा दूसरा क्वेश्चन प्यारे बच्चों, दर्पण की वक्ता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में क्या संबंध है। दर्पण की वक्ता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में संबंध है। f बराबर 2r, r बराबर 2f, r बराबर f, f बराबर 3r। चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम समझते हैं कि फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या होता क्या है। चलिए यहां आप लोग ध्यान देंगे, ये रहा प्यारे बच्चों क्या चीज, दर्पण रहा। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। और ये रहा आपका क्या चीज, ध्रुव। और ये क्या रहा, मुख्य फोकस। ये क्या रहा, वक्ता त्रिज्या। चलिए प्यारे बच्चों, तो फोकस दूरी क्या होता है, ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, फोकस दूरी कहते हैं। और ध्रुव से वक्ता केंद्र के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, वक्ता त्रिज्या। अब प्यारे बच्चों, यहां से आपको फिगर में दिख रहा है कि आपका जो फोकस दूरी है वो आधा है और वक्ता त्रिज्या दोगुना है। साफ साफ यहां पे फिगर से क्लियर है कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्ता त्रिज्या के आधी होती है, और वक्ता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगुनी डबल होता है। तो ये रहा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका क्वेश्चन, वक्ता त्रिज्या जो आर है वो क्या होता है, फोकस दूरी के दो गुना होता है।
ये आप लगा देंगे टिक और यहां से आपको नंबर मिल जाएंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब आप लोग के लिए तीसरा क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रहा आपका तीसरा क्वेश्चन। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, वह दर्पण होगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है तो वह दर्पण होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आइए हम देखते हैं इसका तरीका, कॉन्सेप्ट। ये रहा प्यारे बच्चों एक दर्पण, प्लस 20 का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, धनात्मक। प्लस 20 का क्या मतलब हुआ प्यारे बच्चों, धनात्मक। यानी कि यहां पर मेरे पास जो फोकस दूरी है वो क्या है प्यारे बच्चों, धनात्मक है। तो ये रहा मेरा अवतल दर्पण, ये रहा मेरा उत्तल दर्पण, ये रहा मेरा अवतल दर्पण, ये रहा मेरा उत्तल दर्पण, है ना। आइए अब हम देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो हमने दोनों दर्पण बना दिया। अब अवतल दर्पण की बात करते हैं। तो ये रहा ध्रुव और ये रहा मुख्य फोकस, इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी। यहां पे फोकस दूरी ऋणात्मक हुआ। ऋणात्मक कैसे हुआ प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं कि ये किस तरफ है, इस तरफ है, और इस तरफ वाला जो ली गई दूरी वो क्या होती है प्यारे बच्चों, ऋणात्मक होती है। चलिए अब हम लोग उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। ये रहा, अब यहाँ पे इसका मुख्य फोकस यहाँ होगा और ये इसका क्या हो गया, ध्रुव हो गया, और ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, फोकस दूरी हो गया। तो अब थोड़ा ध्यान देंगे प्यारे बच्चों कि ये क्या है, ध्रुव है, और ध्रुव के दाहिने तरफ की दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। तो प्यारे बच्चों प्लस 10 हो या प्लस 20 हो या प्लस 15 हो, मतलब इस तरफ वाली जो दूरी होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी, और इस तरफ वाली दूरी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो ये रहा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण, जिसकी फोकस दूरी क्या होती है, धनात्मक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो प्यारे बच्चों हमने देखा कि उत्तल दर्पण का फोकस चूंकि इस तरफ होता है मुख्य फोकस, इसीलिए फोकस दूरी दाहिने तरफ होगा, और इस तरफ की ली गई दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, धनात्मक होती है। तो अब हमें पता चल गया कि प्लस 20 यानी कि धनात्मक दूरी कौन से दर्पण का होगा प्यारे बच्चों, जल्दी कमेंट करके दे कौन से दर्पण का होगा, तो वो उत्तल दर्पण का होगा। किसका होगा प्यारे बच्चों, उत्तल दर्पण का होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को अब हम लोग समझते हैं। तो आइए प्यारे बच्चों अब हम चौथा चौथा प्रश्न को समझते हैं। ये रहा आपके बोर्ड स्क्रीन पे चौथा क्वेश्चन। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान बने। अवतल दर्पण में वस्तु को कहां रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और समान आकार का बने। आइए प्यारे बच्चों हम लोग इसको कहां से समझते हैं, विथ डायग्राम फिगर से समझते हैं। चलिए ये रहा मेरे प्यारे बच्चों कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण हो गया प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण। चलिए मैं अब आपको याद दिलाता हूं, ये ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु रखा जाता है तो यहाँ पे किसी वस्तु का विशाल और काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना। वो स्थान मेरे प्यारा बच्चों यहाँ है। ये रहा आपका सी, सी यानी वक्रता केंद्र। जब आप यहाँ पे किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब बिल्कुल कहाँ पे बनता है, सी पे ही बनता है। कहाँ पे बनता है प्यारे बच्चों, सी पे ही बनता है। और कैसा बनता है, तो समान आकार का प्रतिबिंब बनता है ना। कैसा बनता है प्यारे बच्चों, समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों आप यहाँ पे देखें कि एक लाइन जो दर्पण से टकराने के बाद कहाँ से गुजर गई, मुख्य फोकस से, और एक जो है जो मुख्य फोकस से जाएगा वो दर्पण से टकराने के बाद ऐसे समांतर हो जाता है। तो आप देख रहे हैं ये प्यारे बच्चों, ये आपका कहाँ है, वस्तु को हमने कहाँ रखा है, वक्रता केंद्र पर, सी पर। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, वास्तविक, उल्टा और जितना बड़ा वस्तु को हम रखे थे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये रहा आपका आंसर। सही आंसर क्या हो गया, सी आंसर हो गया, वक्रता केंद्र पर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए 5वां नंबर प्रश्न है। बहुत साधारण प्रश्न है, लेकिन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न है प्यारे बच्चों, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? चलिए प्यारे बच्चों, आप ये दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयोग किया जाता है ये तो जानते हैं, लेकिन क्यों किया जाता है आज मैं आपका ये भी सवाल का, ये भी प्रश्न का उत्तर बता देता हूं। तो प्यारे बच्चों, ये रहा आपका कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, है ना। और में जब अवतल दर्पण में मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में वस्तु रहता है, तो प्यारे बच्चों होता क्या है कि प्रतिबिंब जो है काल्पनिक, प्रतिबिंब जो है कैसा बनता है? काल्पनिक बनता है और विशाल बनता है। ये देखिए प्यारे बच्चों, ये रहा आपका प्रतिबिंब। कैसा दिख रहा है? बहुत विशाल दिख रहा है। तो यही कारण है कि मेरे प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्योंकि जब चेहरा मेरा अवतल दर्पण के सामने होता है तो विशाल प्रतिबिंब बनता है, जिसके कारण दाढ़ी बनाने वाले को दाढ़ी बनाने में सहूलियत होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? अवतल दर्पण। क्यों हो जाएगा? मैंने इसका भी आंसर दे दिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए भी आप लोग को दिखाता हूं। तो ये रहा आपका छठा प्रश्न, कौन सा दर्पण वाहनों के पीछे की वस्तु को देखने में प्रयोग किया जाता है? कौन सा दर्पण का प्रयोग वाहनों के पीछे की वस्तु को देखने में किया जाता है? तो मैं प्यारे बच्चों आपको कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा और क्यों किया जाता है इसका भी कारण बताऊंगा, है ना। ऐसे दर्पण को साइड मिरर के रूप के साइड मिरर भी कहा जाता है, जो पीछे के वस्तु को देखने के लिए होता है। तो प्यारे बच्चों, वो दर्पण कौन सा है? तो वो दर्पण उत्तल है ना। कौन सा दर्पण है प्यारे बच्चों? उत्तल है। अब हम बताएंगे कि ये उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, कि उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है, किसको देखने के लिए? पीछे के वस्तु को देखने के लिए साइड मिरर में क्यों किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तल दर्पण क्या करता है, किसी वस्तु का छोटा, संकीर्ण और विस्तृत दृष्टि क्षेत्र बनाता है, जिससे पीछे के कोई भी वस्तु जो होते हैं हमें स्पष्ट रूप से दिखता है ना। वो एक छोटे से दर्पण में कितना बड़ा भी गाड़ी पीछे क्यों ना हो, फिर भी वो हमारे आईने में आ जाता है। यही कारण है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग किस में करते हैं प्यारे बच्चों? साइड मिरर के रूप में पीछे के वस्तु को देखने में करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ तो प्यारे बच्चों, आपके लिए प्रश्न 7वां है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक हो, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो आइए प्यारे बच्चों, आवर्धन मतलब एम, आवर्धन मतलब एम, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? आवर्धन कहते हैं। अब यहाँ पे मेरा जो आवर्धन है वो क्या है? ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक आने के लिए क्या होना चाहिए? एक हमारा प्लस होना चाहिए और एक माइनस होना चाहिए, है ना। एक प्लस होना चाहिए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों H2 क्या है? प्रतिबिंब की ऊंचाई। तो ये क्या हो जाएगा? माइनस, और वस्तु की ऊंचाई क्या हो जाएगा? प्लस। तो आपका आवर्धन क्या आएगा? माइनस, दैट मीन्स ऋणात्मक, है ना। क्या आएगा? ऋणात्मक। तो अब आप समझ गए होंगे कि आवर्धन ऋणात्मक कब होता है? जब प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होनी चाहिए? माइनस होना चाहिए। और माइनस प्रतिबिंब का ऊंचाई कब बनेगा प्यारे बच्चों? जब प्रतिबिंब आपके नीचे की तरफ उल्टा हो। क्या हो? उल्टा हो। तब जाके क्या होगा? हाँ तो प्यारे बच्चों, मेरा 7वां प्रश्न है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है,
तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? प्यारे बच्चों, आवर्धन को हम समझते हैं। आवर्धन एक्चुअली में होता क्या है? तो आवर्धन को m से रिप्रेजेंट करते हैं और आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं कि वस्तु को हमेशा इस तरह से रखा जाता है, दैट मीन्स धनात्मक, दैट मीन्स धनात्मक। और हमें क्या चाहिए? आवर्धन ऋणात्मक। तो अगर मेरे पास वस्तु की ऊंचाई धनात्मक हो गई है तो इसको ऋणात्मक बनाने के लिए हमें प्रतिबिंब कैसे लेना होगा? उल्टा लेना होगा। कैसा होना चाहिए प्यारे बच्चों? उल्टा होना चाहिए। तो ये रहा वस्तु की ऊंचाई प्लस और ये रहा प्रतिबिंब की ऊंचाई माइनस। नीचे की तरफ माइनस होता है, ऊपर की तरफ प्लस होता है। तो अगर हम यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करें प्रतिबिंब की ऊंचाई को माइनस और वस्तु की ऊंचाई को प्लस, तो मेरे पास फाइनल क्या आ रहा है? ऋणात्मक आ रहा है। क्या आ रहा है प्यारे बच्चों? ऋणात्मक आ रहा है। तो ऐसा कब पॉसिबल हुआ? जब प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बन रहा था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा बनेगा तो उस समय आवर्धन क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण का आवर्धन हमेशा एक होता है? प्यारे बच्चों, हमेशा एक होता है। माइंड में नोट कर ले, वैसा कौन सा दर्पण है जिसका आवर्धन हमेशा एक होता है? तो मैंने प्यारे बच्चों इससे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया है कि आवर्धन का फॉर्मूला क्या होता है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। आपको क्या चाहिए? आवर्धन हमेशा एक, हमेशा एक यानी प्लस एक। आवर्धन आपको क्या चाहिए? एक चाहिए। तो ये तभी संभव है जब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई क्या हो? बराबर हो। क्या हो? बराबर हो, है ना? तो प्यारे बच्चों, वो एक ही दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब सेम आकार का उतना ही दूरी पे बनता है जितना वस्तु के सामने रखी होती है। और वो दर्पण है प्यारे बच्चों कौन सा? समतल। जिसमें हम क्या करते हैं? वस्तु को जितना दूरी पर सामने रखते हैं उतना ही दूरी पे प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? तो काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक सीधा मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई धनात्मक और वस्तु हमेशा हम सीधा रखते हैं यानी धनात्मक। तो प्यारे बच्चों, सेम है, वस्तु की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों सेम है, तो काट के कितना आ जाएगा? प्लस का 1 आ जाएगा। तो वो कौन सा दर्पण हुआ प्यारे बच्चों? कॉन्सेप्ट एकदम दिमाग में आप लोग इसको एडजस्ट ही कर लेना कि वो समतल दर्पण है जिसमें वस्तु जितना सामने रखते हैं प्रतिबिंब उतना ही दर्पण के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और समान आकार का बनता है। समान आकार का बनता है, इसी के कारण इसमें प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई दोनों क्या हो जाता है? सेम हो जाता है। मान लिया प्यारे बच्चों कि P हाइट पे कोई वस्तु है और P हाइट पे ही प्रतिबिंब बन रहा है, काल्पनिक सीधा तो दोनों प्लस हो गया, कैंसिल करके आ गया 1। वो कौन सा दर्पण हो गया प्यारे बच्चों? समतल दर्पण हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल, समतल, उत्तल और इनमें से कोई नहीं। आज हम आपको इसका आंसर भी देंगे और कारण भी बताएंगे क्यों किया जाता है प्यारे बच्चों। तो उसका सही जवाब पहले जान लेते हैं। तो सही जवाब है अवतल दर्पण। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन ये है कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उसका सही आंसर क्या है प्यारे बच्चों? उसका सही आंसर है आपका अवतल दर्पण, है ना? प्यारे बच्चों, आपको बता दे कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है। अब ये अभिसारी दर्पण का क्या मतलब हुआ? वैसे दर्पण जिसपे पड़ने वाली सभी किरणें, जिसपे पड़ने वाली सभी किरणें एक बिंदु पर आके मिलती है, वैसे दर्पण को क्या कहा जाता है? अभिसारी दर्पण कहा जाता है। और यही कारण है कि इसका प्रयोग सोलर कुकर में किया जाता है। प्यारे बच्चों, जब सूर्य की किरणें, सभी विकिरणें सोलर कुकर पे पड़ता है तो वो अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद एक ही बिंदु पे जाके मिलता है, जिसके कारण वो क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। यही कारण है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है?
अवतल दर्पण का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, निम्नलिखित में कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है? तो कौन सा दर्पण की बात हो रही है प्यारे बच्चों? उत्तल दर्पण के बारे में बात हो रही है। तो हमने पहले ही बताया है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। क्यों धनात्मक होती है? क्योंकि उत्तल दर्पण की फोकस जो होती है वो किधर होता है? दाहिने तरफ होता है। और इस तरफ की ली गई दूरी क्या होता है प्यारे बच्चों? धनात्मक होती है। तो हमने ये जान लिया कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? धनात्मक होती है। और हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि जो फोकस दूरी होता है वो वक्रता त्रिज्या के आधा होती है। तो यहाँ पे मेरे पास वक्रता त्रिज्या है 32, 32 का आधा हो जाएगा प्यारे बच्चों 16। चूंकि दर्पण है उत्तल, इसीलिए फोकस दूरी हो जाएगा धनात्मक। तो ये रहा आपका सही जवाब, ऑप्शन सी। चलिए अब हम देखते हैं अगले क्वेश्चन को। चलिए प्यारे बच्चों, तो आज के लिए आप आज के लिए जो है इतना ही क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करेंगे और इस वीडियो को सारे 10th के स्टूडेंट के पास पहुंचना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर ऐसे ही चाहते हैं कि मैं हर रोज आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आऊं, तो प्यारे बच्चों आपको करना कुछ नहीं है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स हर स्टूडेंट के पास भेजिए जो 10th की तैयारी कर रहा है। बस इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।